मेजर कालिदास ने कहर आलूद निगाहों से सार्जेंट रमेश की तरफ देखा, जो मुजरमों की तरह सर झुकाए उसके सामने खड़ा था। वो कई घंटों तक उस मुश्तबे मुसाफिर को तलाश करता रहा था जो उसे डाज देकर निकल गया था। तुम्हें यकीन है कि तुमने शहर के तमाम होटल चेक कर लिए हैं? मेजर कालिदास ने गुस्सीले लहजे में पूछा। यस सर, मैंने तमाम बड़े बड़े होटल चेक किए हैं और उनमें मुकय्यम अरब बाशिंदों के बारे में पूरी तहकीक की है, लेकिन उनमें वो अरबी मुसाफिर नहीं मिला, रमेश ने जवाब देते हुए कहा। ये तुमने दूसरी हमाकत की कि सिर्फ अरब बाशिंदों को चेक किया। तुम्हें तमाम मुसाफिरों को चेक कर लेना चाहिए था। हो सकता है उसने मेकअप तब्दील कर लिया हो, मेजर कालिदास ने घुराते हुए कहा। यस सर, रमेश ने चौंकते हुए सर उठाया, लेकिन मेजर कालिदास की गजबनाक निगाहें अपने चेहरे पर मरकूज देखकर उसने फिर सर झुका लिया। तुमने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है रमेश। यकीनन वो अरबी मुसाफिर किसी अरब मुल्क का एजेंट था या कोई फ़लस्तीनी एजेंट। जब तक उसका पता न चल जाए मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे एयरपोर्ट की निगरानी खुद करनी चाहिए थी। उस अरबी एजेंट की दारुल हुकूमत में मौजूदगी के सबब मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। अब तुम्हारी निजात उसी में है कि दोबारा जाओ और उस अरबी एजेंट को तलाश करो, मेजर कालिदास ने उठकर टहलते हुए तशवीश आमेज लहजे में कहा। राइट सर, मैं कोशिश करता हूँ, रमेश ने तेजी से कहा। उस वक्त हमारे बेशतर आदमी एयरबेस और उस तरफ जाने वाली सड़कों पर फैले हुए हैं। मेहमान वजीर के महफूज मकाम पर पहुंच जाने के बाद मैं उन्हें भी उस अरबी एजेंट की तलाश पर लगा दूंगा, लेकिन फिलहाल तुमने तन्हा ही ये काम करना है। ओके, मेजर कालिदास ने कहा तो रमेश ने इस्बात में सर हिला दिया और उसे सलाम करके कमरे से निकल आया। बाहर आकर उसने सर्दी के बावजूद पेशानी पर आया हुआ पसीना रुमाल से साफ किया और हेडक्वार्टर के गेट की तरफ बढ़ गया। बाहर उसकी कार खड़ी थी। वो कार में बैठा और इंजन स्टार्ट करके चल दिया। उसे अब दोबारा होटलों को चेक करना था, लेकिन भूख से उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। अरबी एजेंट की तलाश में मुसलसल भाग दौड़ करते हुए वो लंच भी न कर सका था। चुनांचे उसने रास्ते में एक होटल देखकर खाना खाने का फैसला किया और कार होटल के गेट के पास रोककर इंजन बंद कर दिया। वो कार से उतरकर होटल में दाखिल हुआ तो वहां ज्यादा रश नहीं था, क्योंकि लंच टाइम गुजर चुका था। अक्सर मेजें खाली दिखाई दे रही थीं। उसने एक मेज के सामने कुर्सी पर बैठते हुए वेटर को आवाज दी और उसके आने पर उसे खाने का आर्डर देकर गहरी निगाहों से हाल में बैठे ग्राहकों का जायजा लेने लगा, लेकिन उनमें कोई शख्स मुश्तबे महसूस न हुआ। जल्द ही वेटर खाना ले आया। खाना खाते हुए वो सोच रहा था कि अगर वो मतलूबा अरबी को तलाश करने में अब भी नाकाम रहा तो मेजर कालिदास उसका बहुत बुरा हशर करेगा, जो महकमे में कालिदास की बजाय काली मौत के नाम से मशहूर था, और सीक्रेट सर्विस के चीफ के सिवा तमाम सीनियर और जूनियर उससे डरते थे। खाना खाने के बाद उसने वेटर को चाय लाने की हदायत की और उसी लम्हे उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ उठ गईं, जहां से एक नौजवान शख्स अंदर आ रहा था। वो शक्ल सूरत से एक्रेमियन मालूम होता था और उसके सीधे हाथ में एक ब्रीफ केस था। उस ब्रीफ केस को देखकर रमेश चौंके बगैर न रह सका। वो ब्रीफ केस बिल्कुल अरबी एजेंट के ब्रीफ केस जैसा मालूम हो रहा था। एक्रेमियन दूसरी जानिब वाक़या काउंटर की तरफ बढ़ गया। रमेश उसकी तरफ कुन आंखों से देखता हुआ सोचता रहा। चंद लम्हों बाद वो एक्रेमियन हाल के आखिरी सिरे पर वाक़या सीढ़ियों की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उसके आगे एक वेटर चल रहा था जिसे काउंटर मैन ने उसके हमरा भेजा था। यकीनन वेटर उस एक्रेमियन को कोई कमरा दिखाने जा रहा था। जल्द ही एक्रेमियन और वेटर सीढ़ियां चढ़कर निगाहों से ओझल हो गए। उसी लम्हे रमेश की मेज पर वेटर चाय ले आया। रमेश ने जल्दी जल्दी चाय हलक में उंडेली और उठकर काउंटर पर आ गया। क्या वो एक्रेमी यहाँ मुकय्यम है जो वेटर के साथ ऊपर गया है? रमेश ने काउंटर मैन को बिल अदा करने के बाद पूछा। नहीं,
मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? काउंटरमैन ने चौंकते हुए कहा। तो जवाब में रमेश ने अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर काउंटरमैन के सामने कर दिया, जिस पर उसका नाम और सीक्रेट सर्विस के अल्फाज लिखे हुए थे। कार्ड को देखकर काउंटरमैन खौफजदा दिखाई देने लगा। सॉरी सर, मुझे मालूम न था कि आप, काउंटरमैन ने कहा। खैर, ये बताओ कि वो अक्रेमी ऊपर क्या करने गया है? रमेश ने उसकी बात काटते हुए नरमी से पूछा। उसे कमरा चाहिए था और वेटर उसे कमरा पसंद करवाने गया है, काउंटरमैन ने जवाब दिया। कौन सा कमरा और किस फ्लोर पर? रमेश ने कार्ड जेब में रखते हुए पूछा। फर्स्ट फ्लोर पर रूम नंबर 14 खाली है, वही देखेगा, काउंटरमैन ने जवाब दिया। तो रमेश ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो अक्रेमी मुसाफिर के साथ जाने वाला वेटर वापस आ रहा था। वो उसका इंतजार करने लगा। उसे कमरा पसंद आ गया है, वो वॉशरूम से फारिग होकर अंदराज कराने आएगा, वेटर ने करीब आकर काउंटरमैन से कहा। ठीक है, काउंटरमैन ने सर हिलाते हुए कहा और वेटर वहां से हट गया। रमेश ने कुछ सोचा और फिर काउंटर के पास से हटकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियां तय करके वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा और कमरों के नंबर देखने लगा। कमरा नंबर 14 बाएं हाथ का आखिरी कमरा था। रमेश उस कमरे की तरफ चल दिया। उस कमरे का दरवाजा बंद था। रमेश दबे पांव दरवाजे के करीब पहुंचा। उसने इधर उधर देखा और राहदारी में किसी को ना पाकर की होल पर झुक गया। उसने कुफल के सुराख से आंख लगाकर अंदर झांका, लेकिन अंदर अक्रेमी नजर न आया। तो वो सीधा हुआ और दरवाजे से कान लगा दिया। अंदर से पानी गिरने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। यकीनन अक्रेमी वॉशरूम में था और उसने वॉशरूम का दरवाजा मुकम्मल बंद न किया था। रमेश ने दरवाजे से कान हटाया और ठीक उसी लम्हे दरवाजा एक झटके से खुला और उससे पहले कि रमेश संभलता, एक रिवाल्वर की नाल उसकी गर्दन से आ लगी। सामने अक्रेमी खड़ा उसे घूर रहा था। एक लम्हा के लिए रमेश हैरत और खौफ से अपनी जगह साकित होकर रह गया। हाथ उठाकर अंदर आ जाओ, वरना गर्दन में आर पार सुराख हो जाएगा, अक्रेमी ने फुनकारते हुए लहजे में कहा। तो रमेश ने उसे घूरा और फिर हाथ बुलंद कर लिए। अक्रेमी ने एक कदम पीछे हटते हुए उसे रिवाल्वर की नाल से अंदर आने का इशारा किया। रमेश कमरे में दाखिल हुआ तो अक्रेमी ने उसके पहलू से रिवाल्वर लगाते हुए एक हाथ से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने रमेश के कोट की दाहिनी जेब में हाथ डाला और उसका रिवाल्वर निकाल लिया, मगर उसी लम्हे रमेश ने फुर्ती से हाथ गिराए और अक्रेमी के जबड़े पर मुक्का रसीद कर दिया। अक्रेमी लड़खड़ाया और उसके हाथ से रिवाल्वर गिर गया। रमेश ने बढ़कर उसके पेट में घोंसा मारने की कोशिश की, लेकिन अक्रेमी फौरन उछलकर बाईं जानिब हटा और रमेश का वार खाली चला गया और वो अपनी ही चौक में आगे की जानिब लड़खड़ा गया। फिर उससे पहले कि वो संभलता, अक्रेमी का घोंसा उसके पहलू में पड़ा और रमेश दर्द की शिद्दत से कराहता हुआ फर्श पर बैठता चला गया। अभी वो पूरी तरह न बैठा था कि अक्रेमी ने पैंतरा बदलकर उसके चेहरे पर ठोकर मारी और रमेश के मुंह से दबी दबी सी चीख निकल गई। उसके मुंह से 2 दांत टूटकर बाहर आ गिरे थे और वो खुद भी पहलू के बल फर्श पर गिर गया था। सर्जेंट रमेश की तवक्को के बरक्स वो अक्रेमी उस पर भारी साबित हो रहा था। दांत टूटने से रमेश के मुंह से खून बह निकला था। उसने खून थूककर उठने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे अक्रेमी ने दूसरी ठोकर उसके पहलू में मारी और वो दोबारा फर्श पर लड़क गया और उसके हल्क से करबनाक कराहें निकलने लगीं। रमेश ने खूनखार निगाहों से अक्रेमी की तरफ देखा, जो हाथ कमर पर रखे उसके उठने का इंतजार कर रहा था, लेकिन रमेश ने दोबारा उठने की कोशिश ना की। क्या नाम है तुम्हारा? एक लम्हे बाद अक्रेमी ने सख्त लहजे में पूछा। रमेश ने कराते हुए कहा। तो अक्रेमी ने पीछे हटकर फर्श से अपना रिवाल्वर उठा लिया, जिस पर सलेंसर चढ़ा हुआ था। उसने रमेश पर रिवाल्वर तान लिया तो रमेश और भी खौफजदा हो गया। मेरे पीछे क्या करने आए थे? अक्रेमी ने पूछा। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो एक दोस्त का कमरा तलाश कर रहा था, रमेश ने दहशतजदा लहजे में कहा। बको मत, जब मैं हाल में दाखिल हुआ तो मैंने उसी वक्त तुम्हें देख लिया था। मुझे उम्मीद थी कि तुम यहाँ जरूर आओगे, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सच बताओ, तुम्हें किस चीज ने मेरी तरफ मुतवज्जे किया था? अक्रेमी ने गुराते हुए कहा, लेकिन जवाब में रमेश खामोश रहा। जवाब दो मिस्टर रमेश, वरना तुम जानते हो कि CIA के मेंबर्स कितने जालिम होते हैं।
साइलेंसर की वजह से फायर की आवाज बुलंद नहीं होगी और तुम्हारा भेजा उड़ जाएगा। बोलो हरी अप, इकरामी ने एक बार फिर ओराते हुए कहा। तब तुम्हारा ब्रीफ केस, क्या तुम CIA के मेंबर हो? रमेश ने खौफ की शिद्दत से हकलाते हुए कहा। हाँ, मगर तुम सिर्फ ब्रीफ केस की वजह से मुझे चेक करने क्यों आए? इकरामी ने पूछा। सुबह एक अरबी जासूस मुझे डाज देकर निकल गया था। उसका ब्रीफ केस बिल्कुल तुम्हारे ब्रीफ केस जैसा था, रमेश ने कहा। हालांकि मैं आज शाम 4 बजे की फ्लाइट से यहाँ पहुंचा हूँ। न जाने जनरल अक्षय ने तुम जैसे गद्धों को क्यों सीक्रेट सर्विस में भर्ती कर रखा है। इकरामी ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तुम उन्हें जानते हो? रमेश ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, CIA दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों का रिकॉर्ड रखती है। बहरहाल तुम जनरल अक्षय को बता देना कि मैं यहाँ अपने एक दोस्त मुल्क इसराइल के वजीर दिफा की हिफाजत के लिए आया हूँ। मेरा तुम लोगों से कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, तुम मुझे उस अरबी जासूस का हुलिया बता दो, मैं उसे तलाश करने की कोशिश करूँगा, इकरामी ने कहा। तो रमेश ने उसे मतलूबा अरबी एजेंट का हुलिया बताया और फिर उठ बैठा और आस्तीन से अपने मुंह का खून साफ करने लगा। मैं तुम्हें इस शर्त पर जिंदा छोड़ रहा हूं कि तुम अपने चीफ को मेरा पैगाम पहुंचाओगे, लेकिन फिलहाल कुछ देर के लिए तुम बेहोश रहोगे। यही एहतियात का तकाजा है, इकरामी ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा और उसके साथ ही इकरामी ने उसके सर पर रिवाल्वर का दस्ता रसीद कर दिया। रमेश कराता हुआ लेट गया और उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। इकरामी ने मुस्कुराते हुए रिवाल्वर अपनी जेब में रखा और फिर मेज से अपना ब्रीफकेस उठाया और दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर आ गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और इत्मीनान से कदम उठाता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।